नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परमार जीके 4.0 के रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग जो है देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के अपना रिवीजन कर सकते हैं लेक्चर 1 से 7 तक। उसके बाद ही आप जो इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तो एकदम सीक्वेंस में चलिएगा। मैं पूरा आपको जो है करवाने वाला हूँ, और जैसे ही ये खत्म होता है तो आपका एक मैराथन में मिल जाएगा, जिसमें कि जो भी अनवांटेड पार्ट्स होंगी, ठीक है, उसको हटा करके जो है एक छोटा सा वीडियो फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि एक ही वीडियो में आपका जो है सारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। सो उसके लिए आप वेट कीजिए, और अभी जैसे ये चल रहा है उसको चलने दीजिए। बाकी जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोग का एक अलग से क्विज सेशन भी चल रहा है, जिसमें कि मैं आपको हर एक लेक्चर पर बेस्ड जो है क्विज प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर। सो अगर अभी तक आपको इसका मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो आप नहीं लिए हैं, ठीक है, जा करके एक बार चेकआउट कीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज देता हूँ अभी, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्विज किस तरीके से रहता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्विज कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। डीपीएसपी इसके पहले हुआ था हम लोगों का, तो डीपीएसपी पर बेस्ड जो है जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जैसे इसमें जो है टोटल 106 क्वेश्चंस थे, तो उसको बाइलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पर डलवा दिया गया है क्विज फॉर्मेट में। आप इसको जा करके अपलोड मतलब आप मॉक दे सकते हैं, मॉक मतलब दे सकते हैं, लास्ट में आपका स्कोर भी यहाँ पर दिखाएगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, आप यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको अगर नहीं पता है वो हमने बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो पार्ट 4 तक हम लोग का सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ से पार्ट 5 जो है स्टार्ट होगा, तो एकदम सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो पार्ट 5 की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है 5 चैप्टर्स में इसको जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब वो 5 चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो उसमें आपका चैप्टर 1 में आपका जो कि आता है संघ कार्यपालिका आती है, जिसमें कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये इतने लोग यहाँ पर जो है आते हैं अध्याय 1 में, ठीक है। और उसके बाद अध्याय 2 आता है, जिसमें कि आपका सांसद होता है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 तक रहता है। और ऊपर वाला जो मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर याद रखिएगा 52 से लेकर के 78 तक जो है आपका रहता है। 36 से 51 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीपीएसपी, अब यहाँ से हम लोग का कंटिन्यू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस पावर जो होता है, वो है आपका 123 में। फिर उसके बाद 4 में आपका जो है अध्याय 4 में आपका संघीय न्यायपालिका स्टार्ट होता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही स्टार्ट होगा इसमें 124 से लेकर के 147 तक। फिर अध्याय 5 में आपका जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग आता है, जो कि 148 से 151 में पढ़ने वाले हैं। तो एक ही दिन में इतना चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि संघ कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में आपका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू है, जिसमें बताया मैंने कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें। तो ध्यान देना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखो भारत के राष्ट्रपति ऐसे तो मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आपको बीच बीच में भी मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है आपका, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ कार्यपालिका जो भी होगा ना, कार्यपालिका का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि कार्यपालिका वो होता है जो कानून को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। फिर एक होता है आपका कार्यपालिका जो लागू करती है कानून को, विधायिका कानून बनाती है। तो कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, तो उसका ये प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। वह सभी रक्षा बलों जैसे कि थल सेना, जल सेना, ठीक है, वायुसेना, इन सब में सर्वोच्च कमांडर होता है कौन, राष्ट्रपति। तो 52 राष्ट्रपति का एक पद होगा ये बताता है। 53 बताता है कि जितने भी संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, और राष्ट्रपति जो है संघ ये थल सेना, जल सेना और वायुसेना का क्या होगा, प्रमुख होगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 54 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करती है, ठीक है। अभी एक बार ऐसे देख लीजिए, फिर लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो देखो 54 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो बोला कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो राज्य
है, ठीक है। और प्लस में दिल्ली और पुडुचेरी के जो केंद्रशासित प्रदेश हैं, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो मतलब जो केंद्रशासित प्रदेश है, इनकी विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य। देखो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है, और इसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो पहला चीज़ कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स, अब देखो दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं, एक मेंबर जो नॉमिनेट होकर के आए हैं और एक जो इलेक्ट होकर के आए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि नॉमिनेटेड की, यानी कि नामित वाला नहीं, सिर्फ जो चुन करके आए हैं उनका यहाँ पर जो है बात हो रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आपके निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, प्लस में जितने भी राज्य हो गया और इसके अलावा जो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जो कि दो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो आपके विधानसभा हैं वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य हैं ये सब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 54 कहता है, ठीक है। बोर्ड है कि संसद के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे याद रखना विधान परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद विधानसभा में तो भाग लेते हैं विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, लेकिन उसमें भी निर्वाचित, ना कि मनोनीत, ठीक है। मनोनीत का बात ही नहीं है यहाँ पे चुनाव वाले में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जितने भी मनोनीत सदस्य हैं या फिर जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी राष्ट्रपति क्या क्या होते हैं, तो देश के प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक इनको कहा जाता है, और औपचारिक प्रमुख या नाम मात्र का मुखिया, देश के वैधानिक प्रमुख, ठीक है। ये इतने नामों से जो है राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। नाम मात्र का प्रमुख इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो भी एक्शन वगैरह होता है ज़्यादातर आपका कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर ही लेता है। नाम मात्र का ही बस मुखिया होता है कौन, राष्ट्रपति। एक्चुअल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, 54 तो आपने समझ लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। 55 में है कि चुनाव का तरीका के बारे में बताया गया कि चुनाव किस तरीके से होता है आपका राष्ट्रपति का। तो बोल रहा है कि चुनाव जो है आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, सीधे जनता के द्वारा नहीं, बल्कि हम लोग जो चुन करके भेजे हैं वो लोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसमें जो है कौन कौन सा मेथड होता है, तो बोला कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व मेथड होता है, और प्लस में एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पर जो है तकनीक होता है चुनाव का, उसकी मदद से यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतदान बोल रहा है कि गुप्त मत पेटी के द्वारा किया जाता है, मतलब कि गुप्त मतदान होता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी एक चीज़ और याद रखना है कि मत के जो मूल्य की गणना किस तरीके से की जाती है, तो बोला कि सभी विधायक के मतों का मूल्य, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, राज्य की कुल जनसंख्या अब बटा में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या को अगर हम 1/1000 से भाग दे देंगे तो विधायकों के मतों का मूल्य यहाँ पर जो है पता चल जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे सांसद के मतों का मूल्य, तो कुछ नहीं, ऊपर में बस सभी विधायकों के कुल मतों का मूल्य आ जाता है और नीचे में आपका कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या आ जाती है। और बाकी एक कोटा होता है, चुनावी कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतने मेंबर्स होने चाहिए, और चुनावी कोटा का मतलब क्या होता है कि इसमें डाले गए जो भी वैध मत है, ठीक है, बटा में जितना रिक्ति है प्लस में 1, इसको जोड़ करके देखो, पहले रिक्ति प्लस में 1 जितना सीट्स हैं उसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, जितना रिक्ति है प्लस में एक जोड़ेंगे, और उसको जो है भाग देंगे किससे, डाले गए जो टोटल वैलिड वोट है उसमें, और जो रिजल्ट आएगा उसमें एक जोड़ देंगे ना, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, चुनावी कोटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ, 52, 53, 54 और 55, इतना हम लोग पढ़े। तो 52 में देखिए, 52 में हम लोग, आप लोग भी माइंड में देखिए बोलते रहिएगा, इससे आपको याद होगा, क्योंकि आर्टिकल्स जो है ऐसे है ना कंफ्यूजिंग रहते हैं, आप भूल जाओगे। देखो 52 में मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 मैंने बताया कि जो भी संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति जो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना का क्या होगा, हेड होगा। फिर 54 नंबर जो आर्टिकल है उसमें आपका बताएगा कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, और प्लस में जितने भी राज्य हो गया या फिर इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है, ठीक है, वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। मैंने बताया था कि भाग कौन नहीं लेते हैं, तो जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं भाग लेते हैं, और ना ही विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। फिर 55 में मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, ये तो मैंने बता दिया कौन कौन भाग लेता है, ये 54 में है। और 55 में आपका चुनाव का तरीका की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने मतों के मूल्य की गणना के लिए मैं बताया था कि सभी विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकाले, तो ऊपर में राज्य की कुल जनसंख्या रखते हैं, नीचे में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या रखते हैं, इसको 1/1000 से भाग देते हैं। ये सब डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये नहीं पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं। आप एक तो ये पहले से ही लिमिटेड सोर्स पढ़ रहे हो और उसमें भी छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो सभी विधायकों के कुल मतों का मूल्य बटा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, और चुनावी कोटा कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में जितना भी वैलिड वोट है वो रखेंगे, प्लस में रिक्ति प्लस में 1 करके उसको पहले सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो हम लोग को चुनावी कोटा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ तक हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 55 तक देख लिया। अब आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 56। 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो बोल रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का होता है। वे राष्ट्रपति को संबोधित पत्र देकर के अपने पद से क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। 5 साल तक तो ऐसे कार्यकाल होता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो उससे पहले भी दे सकता है। किसको देगा लेकिन, तो वो देगा आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता। मीन्स कि देशीयकृत नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। देशीयकृत नागरिक कहने का मतलब, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर हुआ था जिसमें कि नागरिकता हम लोग पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि देशीयकरण से जो है, अगर आपको नागरिकता ग्रहण करना है तो उसके लिए आपको कितना साल भारत में रहना पड़ेगा, 12 साल। तो वही चीज़ बोल रहा है कि देशीयकृत नागरिक जो भी है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। वे कितनी भी बार जो है पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो फिर उसके बाद नहीं बन सकते हैं, फिर से आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, चुनाव के लिए। तो वो आर्टिकल नंबर 57 कहता है। आर्टिकल नंबर 58 कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या है। तो क्या क्या योग्यता है, पहला तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए जो है योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए आपका, अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो। इसके अलावा कोई लाभ का पद आपको धारण नहीं करना है, जैसे कि कोई सरकारी सेवा आप नहीं दे रहे हो, उसके बदले में कोई आपको वेतन न मिल रहा हो, ये सब चीज़। संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। हालांकि देखो ये भी चीज़ मेंशन कर दिया कि संविधान में लाभ का पद, ये कोई ऐसा टर्म जो है यहाँ पे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ का पद जो है कोई धारण नहीं करना चाहिए, तो जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए जो है योग्य है। तो योग्यता आपका आता है 58 में। उसके बाद आते हैं 59 में आता है राष्ट्रपति पद की शर्तें। शर्तें क्या क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहा है कि वह संसद के किसी भी सदन की राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि संसद के किसी भी सदन, मान लो कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आप किसी भी सदन का सदस्य हैं, तो अगर राष्ट्रपति बनना है आपको, तो उसके पहले उस सदन का जो सदस्यता है ना, जैसे लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, या फिर कोई भी राज्य के विधानसभा के मेंबर है, तो आपको पहले वहाँ का जो है पद को हटा, मतलब त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई है पहले से, तो उसको जो है सदस्य नहीं हो सकता है वो। यदि वह सदस्य है तो नियुक्ति से पहले अपनी सीट खाली करनी होगी। वही चीज़ बोल रहा है। उसे संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों का अधिकार होगा। उसके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में कमी भी नहीं की जाएगी। ये सब चीज़ जो है आपका 59 में। तो शर्त जो है कि जितने भी है, ठीक है, वो आपका 59 में है। बाकी लाभ का पद जो अभी हम लोगों ने बात किया था, उसके बारे में बोल रहा है कि वे पद जिन पर नियुक्ति और हटाने का अधिकार सरकार के पास होता है, उन्हें लाभ का पद माना जाता है। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 आपका है शपथ। ठीक है, शपथ या फिर प्रतिज्ञान से संबंधित है। बोला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI दिलाएगा। ठीक है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, अगर CJI नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, ठीक है, मतलब कि अगर नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, वो उनको जो है शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति को। तो ये शपथ के बारे में यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पर है। बड़ा कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है, अगर जिस अपना जो भी कार्यकाल है, ठीक है, उसके दौरान जितने भी आपराधिक कार्यवाही है वो उस समय जो है, मतलब जब तक पद पर है, ठीक है, तब तक जो है आपराधिक कोई भी कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के ऊपर नहीं हो सकता है। ये चीज़ बोल रहा है। इसके अलावा 2 महीने का पूर्व नोटिस देकर के उनके विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। अगर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना है, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कार्यवाही करना है, दीवानी कार्यवाही वो में, ठीक है, तो इसमें आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि एक एग्जाम्पल है, बोला कि भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति बने, जो कि 50 में बने थे और 62 तक ये रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे, तो ये 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये 2 फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 आपका जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब किस बेसिस पर जो है आप उन पर महाभियोग लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अगर संविधान का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी चीज़ आपका संविधान में परिभाषित नहीं है। तो 61 बस याद रखिएगा, महाभियोग। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बोला कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति का महाभियोग लगाना है तो कोई भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी जो है ये आपका बात स्टार्ट हो सकता है।
बोला कि आरोप उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस सदन से उठ रहा है ये बात, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले 1/4 सदस्यों द्वारा जो है ये मतलब होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए उनका कि हाँ, इतने लोग जो है एग्री हैं। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति को जो है 14 दिनों का प्रायर नोटिस दिया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होता है और उस सदन की कुल सदस्यता मतलब वही क्या होता है यहाँ पे देखो, 14 दिन का प्रायर नोटिस भेजा, फिर उसके बाद जो मान लो कि लोकसभा में उठा तो राज्यसभा में ये बात जाएगी, ठीक है। अब दोनों सदन क्या करेंगे यहाँ पर अपना विशेष बहुमत, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, होता है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी बस होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 1/3। लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से जो है पारित होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें जिसका मतलब ये होता है ना, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है उस सदन की कुल सदस्यों की जितनी संख्या है उसका 2/3 जो है मतलब लोग क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, ठीक है। तो एग्री अगर हो गए तो फिर राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने पर और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। मतलब देखो, अगर ये हो गया तो फिर उनको जो है महाभियोग मतलब क्या करना पड़ेगा, पद त्यागना पड़ेगा। और बोला कि राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थिति होने पर जो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 61 में क्या है, महाभियोग है। आगे बात करते हैं महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, ये भी चीज़ तो याद रहना चाहिए। चुनाव में तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन महाभियोग में क्या है, बोला कि संसद के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित प्लस में मनोनीत महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देखो, चुनाव में मनोनीत आपका भाग नहीं लेते हैं। सॉरी, हाँ, कॉल आ गया था। तो देखो, हम लोग क्या बात कर रहे थे ना कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, सभी लोग यहाँ पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि महाभियोग एक पद च्युत करने की प्रक्रिया है जो कि अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, पद से हटाने के लिए, ठीक है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। जब अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ विधायक की बात हो रही है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, वो चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन यहाँ पर महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और बाकी है 62 नंबर है रिक्त पद भरने के लिए जो है चुनाव कराने का समय, ठीक है। रिक्त पद भरने के लिए चुनाव कराने का समय मतलब वही है कि अगर पद खाली होने वाला है उसके पहले क्या कर लेना, फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना। बोला है कि यदि कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराया जाना चाहिए। यदि मृत्यु, इस्तीफा या फिर पद से हटाए जाने के कारण रिक्ति उत्पन्न होती है तो 6 महीने के भीतर जो चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक क्या हो सकता है, तब तक मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है, तब तक क्या करना है, तो वो बोला कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का जो भी कार्यभार है वो संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति तो देखेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो यहाँ पे सीजीआई देखेगा। अगर सीजीआई भी उपलब्ध नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सीजीआई भी अगर उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार क्या करेंगे, संभालेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा डीप में तो कभी जाने का ऐसा चांस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जा सकता है तो इतना तक जा सकता है, यहाँ पे लिख दिया है। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर है कि जाकिर हुसैन जो है इनके जगह पर वीवी गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और ये भी नहीं थे तो फिर एम हिदायतुल्लाह बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है याद रखना है। अगला बात करते हैं, बस तो 52 से लेकर के जो है 61 तक हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे, राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स थे, ठीक है, वो हम लोग का हो गया। बाकी इसको याद करने का ट्रिक है, हिंदी में याद कर सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशम करके, प से हो जाएगा पद, यानी कि 52 जो है पद से है। फिर का से हो जाएगा कार्यकारिणी, मीन्स की जो है राष्ट्रपति का जो मतलब क्या होता है, ये संघ कार्यपालिका की जो भी शक्ति है वो किसमें नहीं थे, राष्ट्रपति में नहीं थे। और बाकी उसमें मैंने बताया था कि थल सेना जल सेना ये सब। फिर उसके बाद 54 में पकानी नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि 54 में आपका कि निर्वाचन जो है कौन कौन भाग ले सकते हैं। को से हो जाएगा कोटा, मतलब कि निर्वाचक मंडल, मतलब जो है मैंने बताया था आपको कि जो है एक देखो निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है और एक कि निर्वाचन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद है का से कार्यकाल हो जाएगा, फिर दू से दोबारा निर्वाचन हो जाएगा, यो से योग्यता हो जाएगा, 10 से दशाएं हो जाएंगे, शर्तें जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर शपथ हो जाएगा और फिर महाभियोग हो जाएगा। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक हम लोग का जो आर्टिकल यहाँ से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी 62 एक याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति जो इस्तीफा देने वाला है या उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उसके पहले 6 महीने पहले जो है उसका चुनाव हो जाएगा। अगर अ, राष्ट्रपति के पद खाली है तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई काम करेगा, सीजीआई भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो काम करेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं आगे उपराष्ट्रपति के बारे में, जो है हम लोग का यहाँ पे बात करते हैं, जो कि 63 से लेकर के 71 तक जो है आपका होता है। तो देखो 63 में बात करेंगे तो वही जैसे हम लोगों ने 52 में पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, तो वैसे ही पहला इसका जो आर्टिकल है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद धारण करते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब अभी जो हम लोगों ने लास्ट एक आर्टिकल देखा था उसमें बोला गया था ना कि 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति, मतलब 6 महीने से पहले तक जो है मतलब उपराष्ट्रपति उसका काम को देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो वही चीज़ है। तो 64 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा? पहला कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। दूसरा सर्वोच्च नागरिक होगा, मतलब कि राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर पे ही आएगा, और अधिकतम 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। फिर है 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, मतलब वही चीज़ कि अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली है टेम्परेरी बेसिस पे, तो उनके जगह पर कुछ समय के लिए जो है उपराष्ट्रपति क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 65 में है। फिर 66 में आपका है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव मीन्स कि आपका जो है किस तरीके से होगा? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, जिसमें कि कौन कौन भाग लेंगे? तो संसद के दोनों सदन जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत सदस्य भी लेकिन इसमें शामिल होते हैं, उसमें नहीं शामिल हो रहे थे लेकिन इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चुनाव की विधि कैसी है? तो सेम एकदम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्लस में एकल संक्रमणीय मत होगा। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। ठीक है, प्लस में गुप्त मतदान होता है इसका। आवश्यक जमानत राशि इसमें देनी होती है 15,000 रुपये तक का। चुनाव जो भी लड़ रहा है उसको 15,000 रुपये तक की जमानत राशि यहाँ पर जो है देनी होती है। ठीक है, प्रत्येक मतदाता के पास जो है बहुत सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब मतदाता के पास जैसे ऐसे देखो 1 2 3 करके ऐसे होते हैं ऑप्शंस, और उसको जो है सजाना होता है, मतलब प्रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, और जिसको जितना ज़्यादा बार जो है प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, वो जो है उपराष्ट्रपति बन जाएगा। इस तरीके से जो है आपका होता है। ठीक है, योग्यता मानदंड की बात करेंगे तो ये सब तीनों चीज़ आपका 66 में ही है। क्या क्या है? निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, चुनाव कैसे होता है, और प्लस में कि योग्यता का मानदंड क्या है, मतलब कौन कौन इसमें उपराष्ट्रपति का पद के लिए लड़ सकता है। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव होने के लिए जो योग्यता है वो आपका यहाँ पर जो है होना चाहिए। अभी देखो राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे तो अभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो भी योग्यता है चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो है तो आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, योग्य है आप। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि वह संसद के किसी भी सदन या फिर किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में देखा था, तो वैसा ही था। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे 67 नंबर आर्टिकल जो कि है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इसमें भी सेम 5 साल तक पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र देकर के इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके विपरीत भी, मतलब देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे रहा है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे रहा है। अगर इसको हटाना है तो प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि दोनों में शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होता है। 14 दिन का इसमें भी प्रायर नोटिस देना होता है। ठीक है, उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहना होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो 67 में आपका है कार्यकाल के बारे में। अगला बात करते हैं 68 है आपका रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से उत्पन्न रिक्ति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भर दिया जाना चाहिए। मतलब सेम जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है, ठीक है, उसके पहले ही मतलब यहाँ पर चुनाव करवा लेना है, रिक्ति भरने से पहले। बोला कि यदि इस्तीफा संसद द्वारा पद से हटाए जाने या फिर मृत्यु के कारण अगर हो गया, वहाँ पर वैकेंट हो गया सीट, तो उस केस में जो है जितनी जल्दी हो सके चुनाव कराया जाना चाहिए। ये आपका आर्टिकल नंबर कौन कहता है? 68 कहता है। 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। तो शपथ कौन दिलाएगा इसको? तो राष्ट्रपति को तो सीजीआई दिला रहा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर उन्हीं की ओर से कोई अपॉइंटेड कोई व्यक्ति होगा ना, वो उसको जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 70। बोला कि अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। ठीक है, बोल रहा है कि संसद किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए जो है प्रावधान कर सकता है। क्या बोल रहा है कि संसद किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए जो है प्रावधान कर सकता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। 71 है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। बोला है कि चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसका निर्णय जो है अंतिम होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव शून्य घोषित किया जाता है तो घोषणा की तारीख से पहले उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य जो है वो मान्य हो जाएंगे, और संसद राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित कर सकती है, और चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है उस व्यक्ति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल अधूरा था। देखो इतना सारा चीज है, लेकिन समझा देता हूँ मैं। देखो हो रहा है ना कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव शून्य घोषित किया जाता है, ठीक है, तो घोषणा की तारीख से पहले उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य मान्य माने जाएंगे। अगर मान लो कि कोई चुनाव होता है, सर्वोच्च न्यायालय उसको वैलिड डिक्लेयर नहीं करता है, तो जो भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो भी कार्य हैं वो मान्य माने जाएंगे। ठीक है,
बाकी और क्या है कि चुनाव से संबंधित जितने भी आपके विवाद होंगे उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बातें लिखी गई हैं। और उसके बाद ये संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित कर सकती है। चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि इस उस व्यक्ति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल अधूरा था। ठीक है, मतलब वही कि चुनाव मामले से संबंधित कुछ भी चीज़ें होंगी तो आर्टिकल नंबर 71 में इसकी बातें कही गई है। बाकी इसके अलावा सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले जो उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम हामिद अंसारी थे, जो कि 2007 से 17 तक काम किए हैं। वे एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा की है। ठीक है, 3 राष्ट्रपति के अधीन कार्य करने वाले कौन है? एम हामिद अंसारी, जो कि 7 से लेकर के 17 तक रहे हैं। बाकी है 72 नंबर, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, पार्डन पावर। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में 5 प्रकार के क्षमा पावर है। पहला है क्षमा, लघुकरण, छूट, विराम और प्रविलंबन। क्षमा में क्या होता है? नॉर्मल क्षमा, जैसे कि सजा और दोष को पूरी तरह से समाप्त कर देना। लघुकरण का मतलब सजा के प्रकार को बदलना। छूट का मतलब होता है सजा की अवधि को कम करना। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों जैसे कि गर्भावस्था के कारण जो है सजा को कम करना। प्रविलंबन अ, प्राविलंबन की बात करें तो कार्रवाई को अस्थायी अवधि के लिए क्या कर देना? रोक देना। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आता है। क्षमा, लघुकरण, छूट, विराम और प्रविलंबन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल सजा को माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल की माफी की शक्ति अनुच्छेद 161। देखो, जैसे राष्ट्रपति को पार्डन पावर मिला हुआ है 72 में, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी यहाँ पर पार्डन पावर मिला हुआ है, जो कि 161 में दिया गया है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो मृत्यु दंड की जो सज़ा है, ठीक है, इसको भी माफ़ करवा सकता है, और जो कोर्ट मार्शल है उसकी सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल ये काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस की। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। बोला केहर सिंह बनाम भारत संघ मामला एक हुआ था 1988 में। बोला कि राष्ट्रपति की माफ़ी की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है, जब तक कि निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, तर्कहीन या फिर भेदभावपूर्ण न हो। बोला कि राष्ट्रपति की माफ़ी की शक्ति जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है, जब तक कि निर्णय मनमाना, दुर्भावपूर्ण, तर्कहीन या फिर भेदभावपूर्ण ना हो। ये चीज़ आपका बोला गया कि इसमें केहर सिंह बनाम भारत संघ मामला में, जो कि 1988 में हुआ था। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार, बोला कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति के ये अधिकार है। ठीक है, न्यायिक अधिकार है कि ये काम करता है। उसके बाद किसी भी कानून या फिर तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब कि सलाह ले सकता जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलाह अगर दे दिया सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रपति को मानना ही है। उसके बाद उपयुक्त क्षमा शक्तियों का प्रयोग करता है कौन? राष्ट्रपति। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्य हैं, इसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले, जो कि 12 वर्ष तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वे कार्यकाल के दौरान ही इनका जो है निधन हो गया था। उसके बाद वीवी गिरी, जो कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो कि बाद में निर्वाचित हुए थे। वही मतलब पहले उपराष्ट्रपति के पद, मतलब राष्ट्रपति का पद खाली था, तो उनकी जगह पर जो ये काम कर रहे थे, और होते होते ही इनका निर्वाचन हो गया था। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए निधन हो गए, और बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। फिर है नीलम संजीव रेड्डी की, तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध जो है वो चुनेगा। निर्विरोध चुनेगा कहने का मतलब ये होता है कि किसी ने भी उनके विरोध में जो है वोट नहीं डाला था। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन जो है गठबंधन युग के दौरान सेवा दे चुके थे। ठीक है, उसके बाद के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू जो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं। इतना चीज़ आपको हो गया याद। बाकी देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में ये याद रखना है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे। बाकी ये लास्ट कुछ है यहाँ पे लिस्ट है कि कौन जो है कब कब से जो है आपके बने थे राष्ट्रपति, तो थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 50 से 62 तक चले थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए 62 से 67। फिर जाकिर हुसैन 67 से 69। वीवी गिरी आए थे 69 से 74। फ़खरुद्दीन अली अहमद आए थे 74 से 77। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82। ज्ञानी जैल सिंह आए थे 82 से 87। आर वेंकट रमन 87 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल 1992 से 97। के आर नारायण 97 से 2002। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7। प्रतिभा पाटिल 7 से 12। प्रणब मुखर्जी 12 से 17। रामनाथ कोविंद 17 से 22। और द्रौपदी मुर्मू जो है 22 से अभी तक जो है अभी पद पर है। बाकी उपराष्ट्रपति की भी यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 52 से 62। जाकिर हुसैन 62 से 67। वीवी गिरी 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक, ये सब हो जाएगा आपका। ठीक है पूरा। तो इस तरीके से हम लोग का जो है आज का चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। बाकी
ठीक है। क्विज़ आप इसको लगाना चाहते हैं तो क्विज़ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर थोड़ी देर में, तो यहाँ से आप इसको जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को हम रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।